अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, खैर मकदम है आप सभी का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बराह रास्त नशरियात में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें जो है मुताला करते हैं अंग्रेजी जबान की एक आपका कोर्स वर्क है BEGLA 135, जिसमें हम पढ़ते हैं द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में। तो इसमें हम पहले ही 2 लेक्चर्स ले चुके हैं और 4 यूनिट हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज का हमारा जो इसके यूनिट है वो मुश्तमिल है, पहला यूनिट हमारा जो है वो फैमिली और फ्रेंड्स यानी कि हमारे अहलो अयाल और हमारे दोस्तों अकारिब से मुंसलिक है, और दूसरा हमारा जो यूनिट है इसका वो डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स यानी कि रोजमर्रा के जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनको किस तरह से हम जो है उनका खुलासा करते हैं। तो इसमें हम पहले ही यूनिट में अगर हम देखें यूनिट नंबर 1, इसमें हम अहलो अयाल और जो दोस्तों अकारिब हमारे होते हैं उनसे मुंसलिक जो है बातें जो है सीखेंगे, पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से जरूरत होती है, किस तरह से जरूरत महसूस होती है अंग्रेजी जबान की अपने अहलो अयाल के साथ जो है गुफ्तगू करते हुए, अपने दोस्तों अकारिब के साथ गुफ्तगू करते हुए। तो इसमें बहुत सारे शुमारे हैं जो आप पढ़ेंगे, जिनका आप मुताला करेंगे, फिर चाहे वो सुनने से मुंसलिक हो, बोलने से मुंसलिक हो या पढ़ने से मुंसलिक हो। तो पहला यूनिट हमारा इसी पे मुश्तमिल है, अहलो अयाल और दोस्त। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी कई जरूरियात और ख्वाहिशात होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुकाबला बड़े और छोटे दोनों मसाइल से होता है। कभी हमें कोई बड़ा मसला दरपेश आता है, कभी कोई छोटा मसला दरपेश आता है। बाज़ औक़ात हमें गम और खुशी दोनों का जो है साबिका पड़ता है, सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है इसमें धूप छाव दोनों, गम खुशी जो है शामिल है। तो जिंदगी में हमें बाज़ औक़ात में कभी गम कभी खुशी उनका सामना करना पड़ता है। अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए हमें अक्सर अंग्रेजी में बातचीत करनी पड़ती है, यानी कि कभी हमें कोई मसला दरपेश आया, कोई हम गम की हालत में है या खुशी की हालत में है, तो ऐसे में जो है हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी में बातचीत जो है करनी पड़ती है। तो आज की आपकी इस यूनिट की साख्त में हमारे जो मुख्तलिफ शुमारे हैं उनमें पहले ही हम देखेंगे आप के पहले मकासद आएंगे। आप देखेंगे कि मकसद क्या है आपके इस यूनिट को। जब आप इसका मुताला करेंगे, जब आप अपनी दर्स की किताब उठाएंगे जो आपको फराहम की गई है, उसमें आप पहले ही देखेंगे कि मकासद क्या है हमारे इस यूनिट को मुताला करने के। उसके बाद वार्म अप में आप थोड़ा अपने जो इस यूनिट से जो है उसके साथ आपका राब्ता होता है। उसके बाद पढ़ना समझना, उसमें एक जो है एक उन्वान के तहत एक दिया होगा हमारा बेटा उम्र के दरमियान, एक पैराग्राफ जिस तरह दिया होगा, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में किया था। उसके बाद कुछ अल्फाज सुनने की एक्सरसाइज होगी, बोलने की होगी। ग्रामर में आप सीखेंगे अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहाँ किस तरीके से होता है। उसके बाद तहरीर में लोगों को बयान करना कि किस तरह से आप लोगों को बयान करेंगे, यानी कि डिस्क्राइबिंग पीपल। आपके जो इम्तिहानात है अक्सर में इन्हीं से जो है मुंसलिक सवालात आते हैं, और आप अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, मगर मसला यही होता है कि आप अपनी जो आपकी कोर्स वर्क की किताबें आपको दी गई है उनका जो है अच्छी तरह से मुताला नहीं करते। तो हम यहाँ पे आज आपको जो है आपकी मदद करने बैठे हैं, आपकी मदद करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी इस जो आपकी BEGLA 135 की किताब है, आपको किस तरह से इसका मुताला करना है। तो इसके आगे आपको तलफ़ुज़ किस तरह से, कुछ अल्फाज का जो है हम तलफ़ुज़ गलत करते हैं, यानी कि हम उनको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो इस यूनिट में आप ये भी सीखेंगे कि सही तलफ़ुज़ क्या है उन अल्फाज का। कुछ अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हुए पहले मकासद देखेंगे। हम देखते हैं कि इस यूनिट में हमारा मकसद आपकी जो है मदद करना है, जो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपको अपनी कोर्स वर्क में, आपको अपनी जो किताबें दी गई है, आपका जो ये कोर्स वर्क है, ये समझने में, इसको पढ़ने में, इसका मुताला करने में पहला ही मकसद हमारा होता है कि आपकी मदद करें। उसको कैसे पढ़ना है, किस तरह समझना है। एक जाती तजुर्बा पढ़े और समझे, मुतन से अंदाजा लगाए, किसी सूरत हाल का जायजा ले और जाती राय दे, खानदान में बच्चों के तजुर्बात सुने, इस्तेमाल करें। क्या एपोस्ट्रोफी जो मैंने ग्रामर के लिहाज से अभी आपको बताया। उसके आगे आप सीखेंगे सिफत की 3 शक्लें।
सिफत जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं, तो उसकी 3 शक्लें हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सिफत मस्बत, सिफत तकाबली और सिफत आला। और किसी शख्स की वजाहत करने वाला पैराग्राफ, किस तरह से अगर आपको कोई शख्स को जो है किसी के बारे में लिखना है तो आप किस तरह से उसको जो है उसका खुलासा करेंगे, उसका खाका किस तरह से पेश करेंगे। इसके आगे हम देखेंगे, आगे हमने वार्म अप में देखा कि इसमें आप जो है अंग्रेजी सीखने के साथ साथ हमारे जो हमारा जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, देरीना मसाइल होती है, उनका भी आप मुताला करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके वार्म अप में दिया गया है जनरेशन गैप क्या है, जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे आज की जनरेशन गैप क्या है। कुछ मसाइल की फहरिस्त जो है बनाएंगे जिन पर आप अपने वालिदैन से मुतफिक नहीं है, उस तरह से जो है, उस तरीके से जो है आप अपनी इस जो ये जो उन्वान है जनरेशन गैप का, उसको समझ सकते हैं। जनरेशन गैप क्या है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, कहा गया है कि कुछ मसाइल की फहरिस्त बनाएं जिन पर आप अपने वालिदैन से मुतफिक नहीं है, यानी कि उनकी राय से मुतफिक नहीं है या वो आपकी राय से मुतफिक नहीं है। आप दोनों यानी कि आप और आपके वालिदैन जो है, कुछ मसाइल ऐसे होंगे जिन पे आपकी सोच जो है एक जैसी नहीं होगी। जैसे कपड़े पहनने से अगर देखेंगे हम, घर के काम करने, उठने बैठने को लेके सारे जितने भी मसाइल हैं, आप देखिए उनकी एक फहरिस्त बनाएं कि आपके वालिदैन क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं। क्या आप दोनों की जो सोचे हैं क्या वो मिलती जुलती है या नहीं। तो वहीं पे आपको पता चलेगा कि जनरेशन गैप क्या है, क्या आपकी जनरेशन और उनकी जनरेशन में कितना ज्यादा फर्क है, उसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। आज हमारे इस पढ़ने में हम एक जो है आपको मुताला करने के लिए टुकड़ा दिया गया है, जिसमें आप पढ़ेंगे हाँ अवर सन द बिटवीन एज, यानी कि एक नौउम्र लड़के की कहानी। इसमें एक उसके रोजमर्रा की जो है दलील है कि वो क्या करते हैं, कैसे अपने घर में बर्ताव करते हैं अपने माँ बाप के साथ, क्या उनके रवैये रहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको अपनी जिंदगी के साथ भी जोड़ सकते हैं कि किस तरह आप भी इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो है जिनका आपको, जो आप भी घर में जो है बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा इसमें कहा गया है, लिखा गया है। आपको कई वाकयात मिल सकते हैं हवाले में, ऐसे अल्फाज जो नावाकिफ हैं आपके सकाफती तनाजुर में। ये हमेशा दिलचस्प होता है कि नौ उम्रों का बर्ताव कैसे होता है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। इसमें ममासलत भी है, जैसे आप महसूस करते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, हालांकि नौ उम्रों की जो है मसलो मसाइल जो है वो एक जैसे हैं, और एक जैसे होने के साथ साथ दुनिया के बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जो खित्ते होते हैं उनमें बिल्कुल फर्क भी, हम वाज़ेह फर्क देखने को मिलती है हमें। अगर हम यूरोपी लोगों की बात करें, वहां के जो नौ उम्र नौजवान हैं या फिर बच्चे हैं, उनके मसलो मसाइल हमारे एशिया के बच्चों के साथ या फिर उनसे कई कई जगह उनसे मिलते जुलते भी है और उनसे अलग भी है। दर्ज झेल इबारत को पढ़े और झेल में दिए गए सवालात के जवाब दे। जैसे हम अपने पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, हमने एक इबारत पढ़ी थी, मैंने आपके सामने एक इबारत पढ़ी थी और फिर उसके बाद जो है उससे मुंसलिक सवालात का आपने जवाब दिया था। तो आज भी हमारे सामने एक इबारत है जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद दिए गए सवालात का जो है आपको कोशिश करना है जवाब देने की। इसी तरह बिल्कुल आपके जो सवाली पर्चे आते हैं आपके इम्तिहानात में, वहां पे भी बिल्कुल ऐसी ही इबारतें, बिल्कुल यही इबारत नहीं कोई और इबारत हो सकती है, लेकिन आपको कोशिश करनी है इबारत को समझने की और उससे मुंसलिक जितने भी सवालात हैं उनको बूझने की। तो हमारी आज की इबारत जो है वो इस तरह से है, मुंह भरकर बात न करो, मेरा मुंह नहीं भरा है, तुम अभी तक मुंह भरकर बोल रही हो, रोको इसे, मेरा मुंह नहीं भरा, लड़के ने वाज़ेह अंदाज में कहा। इसने मुंह खोला चौड़ा ताकि मैं खाली गहा के गुलाबी अंदरूनी हिस्से का मुशाहिदा कर सकूं। जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने इसे भर लिया था। मैंने कहा इसे मालूम था। मैंने लाली की तरफ देखा, बच्चा मेरे पास से मेज पर बैठा कांटे से अपने दांत दबाता है और हंस रहा है मुझ पर चुपके से, और मैं जानता था कि वो दोबारा जीत गया है। सच है, मैं वहशियाना ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं और इसे इसके कमरे में भेज दे, लेकिन
तशद्दुद का इस्तेमाल सिर्फ ये साबित करेगा कि मैं हार गया हूं। इसे शेव करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपरी होंठ पर सिर्फ हल्का सा साया है, लेकिन जिस तरह से वो इसे पानी पिलाता है और इस पर लानत भेजता है, आपको लगता है कि वो इनाम बढ़ा रहा है। पेट्रोनास एक दिन इसने अपनी माँ की धुएं से इन वायरल बालों को सयाह कर दिया। पेंसिल और मेरा उस्तरा इस्तेमाल करने को कहा। मैंने इसे मुदल्लिल जवाब दिया, यकीनी तौर पर नहीं, मुझे लगता है कि ये नागुज़ीर था कि यंग बिल इसे एक तौहीन के तौर पर ले, और जाहिर है इसने उस्तरा इस्तेमाल किया। इसने पूरे बाथरूम में झाग लगाई क्योंकि इसके पास डिब्बे का टोंटी अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। गलत सिमत, इसने 2 नए ब्लेड इस्तेमाल किए अपने लंगड़े बाघ को काटने के लिए, सरगोशी, और इसने साबुन वाले पानी से भरा बेसिन छोड़ दिया। फर्श सोपिंग से भरा हुआ था। नाफरमानी, मैं गरज पड़ा, 2 हफ्तों से कोई जेब खर्च नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से काम करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर $38 का मकरूज था। एक हफ्ते में 19 और मुझसे इन कमाइयों में से $38 इसके लिए बैंक में डालने को कहा। इस वक्त मुख्तसर होने की वजह से मैंने रकम उधार ली, तो अब वो खुश दिली से कहता है, सब ठीक है पापा, कोई जेब खर्च नहीं। लेकिन क्या मेरे पास $38 जो आपके वाजिबुल अदा है? एक बार फिर इसकी माँ के साथ भी यही अमल है। इसका काम, जैसा कि वो देखती है, लड़के को रखना है साफ और मुनासिब तरीके से कपड़े पहने और इसके होमवर्क में इसकी मदद करे। इसका सबसे बुरा जो मसला है इसके साथ सफाई है। क्या मैंने जिक्र किया कि इसके पाँव ऐसे लग रहे हैं जैसे वो पैडिंग कर रहा हो दरिया की कीचड़ में गोल। ठीक है, कुछ दिन पहले इसने एक मामूली जिल्द पर दाने तैयार किए थे। नो, अपनी माँ को हुक्म दिया, आपको साबुन और पानी की जरूरत है। यंग बिल ने पुराने बैल के साथ स्टिंग बंद कर दिए हैं। वो चला गया। कल उसने अपनी माँ से कहा, याद है मुझे वो जख्म था, ये खत्म हो चुका है, देखा? वो फातिहाना अंदाज में बोला, साबुन और पानी मैं कोई इस्तेमाल नहीं करता। इसने कहा, मैंने बिल्कुल नहीं धोया। होमवर्क में इसका सबसे बड़ा मसला रियाजी है। माँ, आप एक को कैसे पढ़ाती है? नंबर मैं नहीं जानता, अपने वालिद से पूछो। बाबा आप कैसे हैं? मैं नहीं जानता। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं, है ना? तुम हमेशा कहते हो। ओह ठीक है, मैंने आह भरी। मैं इसकी दरसी किताब में देखता हूँ, आखिर मैं कहता हूँ आप इस तरह करते हैं। आप ऐसा नहीं करते वालिद, वो कहता है आप इस तरह करते हैं, और वो फैमिली में फ्रेंड्स ब्रैकेट स्क्विगली को भरता है नाकाबिल फहम के साथ एक सफा। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर तुम्हें इस बारे में सब मालूम है तो तुमने मुझसे क्यों पूछा? मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप मुझे खाका तैयार करने में मदद करेंगे ऑस्ट्रेलिया का? वो अपने भाई और बहन के साथ पहले से ज्यादा पुरतशद्दुद मुकाबला भी करता है। इसमें तवज्जो की लामुतनाही तलाश, जहां अमन हो वहां अफरा तफरी फैलाने से लुत्फ अंदोज होता है। ठीक है, ये खौफनाक लगता है ना? एक लड़का जो हर वक्त लड़ता रहता है, तशद्दुद करता है, छोटे लोग कभी नहाना पसंद नहीं करता। ठीक है, गलत, ये इसका मुज़ह का खैस हिस्सा है। मेरा मतलब है कि अगर वो किसी और का बेटा होता तो मैं इसके इर्द गिर्द नहीं चाहता, लेकिन ये एक रहने के लिए खुशामदीद है। वो सब घुल मिल गया और तनाजात से भरा हुआ है जिसे वो हल नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाकई ऐसा नहीं करता। जानते हैं कि वो क्या है, और वो चिड़चिड़ा और बहुत ज्यादा बातूनी है, लेकिन सबसे ज्यादा वाकई बल्कि प्यारा। वो एक उम्र के दरमियान है, अब लड़का नहीं, अभी तक आदमी, दरमियान में बस कुछ नहीं। यानी कि इस इबारत में आपने देखा कि एक लड़का किस तरह से अपनी माँ और अपने बाप के साथ जो है रवैया करता है, अपनी माँ पे किस तरह से हुक्म झाड़ता है, बाप पे किस तरह से उसके साथ मजाक
मजाकिया अंदाज में मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। तो आप देखते हैं कि ये जो हालात है कि ना उम्र बच्चों के साथ होते हैं, जैसा कि इस इबारत के आखिरी में जो है लिखने वाले ने कहा है कि अभी वो ना तो बच्चा है और ना ही आदमी, वो दरमियान में है, यानी कि वो एक ऐसी स्टेज में है, एक ऐसी अपनी जिंदगी के ऐसे स्टेज में है जहाँ की वो पूरी तरह अभी एक बच्चा भी नहीं रहा, ना कि पूरी फहम में उसको ये समझ है कि मैं एक आदमी जो है बन चुका हूँ या बनने वाला हूँ। तो ऐसी जो इनकी एक बच्चों की हमारी जो ये स्टेज होती है, ये हमारा उनका जिंदगी का एक वो मसला होता है जिनमें हमें उनके साथ साथ रहना चाहिए, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको समझना चाहिए, उनकी जो जरूरतें हैं उनको समझना चाहिए, और जो उससे उनके साथ उनका रवैया समझने इसके बाद उनके साथ भी रवैया सही रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारे उनके दरमियान का जो वो जनरेशन गैप है वो कम हो जाएगा। उन्हें हमसे मोहब्बत होगी, हमें उनसे मोहब्बत होगी, वो हमें समझेंगे, हम उन्हें समझेंगे। तो इस तरह से जो है अफरा तफरी का माहौल घरों में पैदा नहीं होगा, जो कि इस इबारत के जरिए यहाँ पे हमारे पास जो है लिखने वाले का मकसद यही है कि समझने के लिए कि हमें अपने और अपने बच्चों के दरमियान जो एक जनरेशन गैप है, एक फासला है, क्योंकि हम एक उम्र में होते हैं, वो एक उम्र में होते हैं, और एक उनकी जिंदगी में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे उनकी जो बिल्कुल ख्वाहिशात अलग होती है, उनकी जरूरियात अलग होती है, हमें उनको समझने की जरूरत है ताकि ये जनरेशन गैप जो है, ये फासला जो है ये कम हो जाए, ज्यादा बड़े नहीं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो फिर परेशानी की हालत में हो जाते हैं, कोई कोई जो है उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। तो लिखने वाले का मकसद यही है, हमें समझाने का इनका मकसद यही है कि हम इस जनरेशन गैप को समझें, हम इसको सही तरीके से अपने बच्चों के साथ जो है उनके साथ इसका खुलासा करें, उनको समझाएं कि वो किस उम्र में है, इस उम्र में क्या होता है, किस तरह से उनको पेश आना चाहिए, किस तरह से उनको हमारी बात को समझना चाहिए। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनका बुरा नहीं चाहते हैं, उनकी जरूरियात क्या है उनको भी समझना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए। ऐसा ना करें कि उनकी बात को हमेशा टाल दे, उनकी बातों को भी समझे, उनकी जरूरियात को भी समझे, ताकि जो इनकी ये जो एक जनरेशन गैप बन जाता है जहाँ पे घरों में फिर माहौल खराब हो जाता है, बहुत बुरा माहौल बन जाता है, बच्चे जो है माँ बाप के साथ बात नहीं करते, पसंद नहीं करते करना, माँ बाप जो है बच्चों के साथ बात पसंद नहीं करते हैं करना। तो ये जो माहौल है, ऐसा माहौल ना बने, ऐसे माहौल से हम लोग बच जाएं। उसके बाद हमारी वोकैबुलरी में, अल्फाज में हम देखते हैं, इबारत से ऐसे अल्फाज और जुमले तलाश करें जिनका मतलब वही हो। यानी कि आपको कुछ अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं जिनके हम माने अल्फाज जो है ऊपर दी गई इबारत में मौजूद है, यानी कि जिनको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, यानी कि जिनका मतलब जो है एक जैसा होता है। तौहीन आमेज कार्रवाई, ये एक यहाँ पे जो ये अल्फाज है, इनसे इनका बिल्कुल एक मुतरादिफ मैं नहीं कहूंगी, एक हम माने जो अल्फाज है वो ऊपर इबारत में दिया गया है, आपको उसको ढूंढ के उसको लिखना है। जालिमाना ताकत जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसका भी एक हम माने अल्फाज ऊपर जो इबारत में दिया गया है। इसी तरह बाकी जो अल्फाज हैं, जिल्द पर जख्म, उलझन और तरबियत की कमी, गंदे तरीके से इधर उधर, सुर्ख धब्बे, वाज़ेह तौर पर बात करना, पड़ी चीजें छोटी तादाद या रकम में पेश करे। तो ये जो सारे अल्फाज हैं या फिर जुमले हैं, इनके जो है ऊपर इबारत में आपके हम माने अल्फाज दिए गए हैं, या हम माने जो जुमले हैं वो होंगे ऊपर, आप उनको तलाश करके उनको लिखेंगे। उसके बाद सुनने से मुतालिक एक एक्सरसाइज आपको दी गई है, वो भी आप करेंगे। उसके बाद बोलने से जो मुंसलिक एक एक्सरसाइज है वो क्या है, आपके खानदान में बहन भाइयों में आपका मुकाम क्या है, फवाइद क्या है और नुकसान क्या है। अपने मुतालाती मरकज में इसके बारे में बात करें, एक मुख्तसर तकरीर तैयार करें, तकरीबन 1 मिनट। हम आपको एक मिसाल देते हैं। तो आपके खानदान में आपको देखना है आपके बहन भाइयों में आपका मुकाम क्या है, यानी कि आप क्या बड़े हैं, क्या आप छोटे हैं, या फिर आप दरमियाना जो है ना, अपने बड़े और छोटे भाई बहनों के बीच में जो है आपका मकाम बनता है। तो उसको आप देखें कि आपका मकाम क्या है, उस मकाम के फवाइद क्या है और उसके नुकसानात क्या है। यानी कि अगर आप बड़े हैं घर में, आप बड़े भाई है या बड़ी बहन है आप, तो क्या फायदे हैं आपके बड़े होने के, या फिर क्या नुकसानात है।
दोनों भी हो सकते हैं, फायदे भी हो सकते हैं, फवायद भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। अपने मुतालाती मरकज में इसके बारे में बात करें, यानी कि जहाँ पे आपका स्टडी सेंटर है वहां पे अपने काउंसलर के साथ इस पे बात करें। एक मुख्तसर तकरीर आपको तैयार करनी है कि आपका जो मकाम है खानदान में भाई बहनों के दरमियान क्या है, उसके फवायद क्या है, आपके मकाम के फवायद क्या है, आपके मकाम के नुकसानात क्या है। तो उस बारे में जो है आप बात करेंगे अपने जो मुतालाती मरकज है वहां पे। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, मैं अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, हमारी उम्रों में बड़े फर्क की वजह से वो सब मेरी देखभाल करते हैं और वाकई मेरा ख्याल रखना पसंद करते हैं। ये सब मेरे लिए तहफ़ लाते हैं और नए इंतजाम करते हैं, मेरे लिए खेल और सरगर्मियां, वो मेरे लिए मेरा काम करना पसंद करते हैं। ताहम वो सब सोचते हैं कि मुझे बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए और एक डॉक्टर बनना चाहिए। हर वक्त कोई ना कोई बहन पढ़ाई के लिए मेरे पीछे पड़ जाती है। ये एक को महसूस होता है कि इसे मुझसे सिखाना चाहिए और मेरे होमवर्क में मेरी मदद करनी चाहिए। इसी की वजह से कभी कभी मुझे दिन में 3 बार अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एक मिसाल है, यहाँ पे बयान करते हैं कि खानदान में इनका जो मकाम है वो क्या है, ये सबसे छोटे हैं, इनसे बड़ी 3 बहनें और बड़ा लाड और प्यार इन्हें मिलता है। सब जो है इनके लिए तहफ़ लाते हैं, तोहफे लाते हैं, इनके साथ खेलना पसंद करते हैं, इनका काम करना पसंद करते हैं और इन पे जो है इनकी अपनी बड़ी बहनों की जो उम्मीदें भी वाबस्ता है। वो चाहती है कि एक डॉक्टर बने और पढ़ाई के लिए भी इन पे बड़ा जोर दिया जाता है। कहते हैं कि 3 बार मुझे अपना होमवर्क, इसी तरह की जो एक आपको तकरीर जो है तैयार करनी है और अपने मुतालाती मरकज में अपने काउंसलर के साथ उनके साथ इसको डिस्कस करना है। आगे हम ग्रामर में बढ़ते हैं। ग्रामर में आज आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल सीखेंगे। एपोस्ट्रोफी जो है आपके स्क्रीन पे आपको बिल्कुल दिखाई देगा, एक कॉमा जैसा होता है जिसे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कॉमा का इस्तेमाल हम जो जुमले होते हैं उनके नीचे करते हैं। कॉमा का आपको पता होगा कि कॉमा को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास फहरिस्त होती है किसी चीज की, यानी कि हमारे पास कोई अल्फाज है जो एक ही तरीके के हैं, एक ही जो है ग्रुप से मुंसलिक है, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और हम वो नीचे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एपोस्ट्रोफी जो है, एपोस्ट्रोफी भी एक कॉमा की तरह ही है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल ऊपर करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका इस्तेमाल हम ऊपर करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी की चीज की मिल्कियत दिखाने के लिए कि कौन सी चीज किसकी है। एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किसी चीज की मिल्कियत जाहिर करने के लिए किया जाता है, यानी कि कब्जा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, द रेजर बिलोंग्स टू द फादर, इट इज फादर्स रेजर, यानी कि रेजर किसकी है, फादर की। ये जो फादर और एस के दरमियान ऊपर कॉमा है, ऊपर कॉमा है, नीचे नहीं ऊपर है, तो इसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। और एपोस्ट्रोफी का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें यह दिखाना होता है कि कोई चीज किसकी है। The shawl belongs to the mother, तो हम ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे कहेंगे, it is mother's shawl, ठीक है। तो इसी तरह this bag belongs to my brother, my brother's bag, तो हम इसी तरह brother और s के दरमियान ऊपर कॉमा डालेंगे, उस जिसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, और हम दिखाएंगे कि ये बैग का मालिक कौन है, ये बैग किसकी मिल्कियत है। तो एपोस्ट्रोफी का हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास हमारी मिल्कियत की चीजें होती है, किसी और की मिल्कियत की चीजें होती है जिनसे मुंसलिक होती है, उनको वो दिखाने के लिए, उनका ताल्लुक दिखाने के लिए कि कौन सी चीज किसको जो है किसके साथ ताल्लुक रखती है, कौन सी चीज किसकी है। जहाँ पे हमने अभी देखा कि फादर्स रेजर, मदर्स शॉल, सिस्टर्स हैंड बैग, इसी तरह बहुत सारे जो है अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं मिसालें और तैयार करने की, मिसालें देने की, जिस तरह से यहाँ पे दी गई है। इसके बाद राइटिंग में आप सीखेंगे डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को किस तरह से उनका खुलासा, उनका खाका कैसे आप बयान करेंगे, उनको किस तरह से उनके बारे में आप लिखेंगे। मुख्तलिफ अफराद जो है की दर्ज झेल वजाहतें पढ़े और पैराग्राफ लिखे। एक हकीकी शख्स की वजाहत करना जैसा आप जानते हो और कुछ तासुरात इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी शख्स के बारे में लिखना है, मान लीजिए आपके इम्तिहान के पर्चे में ही आ जाता है कि आप अपने उस्ताद के बारे में लिखिए या अपने जो आपके
रियासत के कोई बड़ी शख्सियत है उनके बारे में लिखिए, या अपनी जो तारीख है, तारीख से मुंसलिक बहुत सारी शख्सियत हैं उनके बारे में लिखिए, या अपने करीबी कोई साथी हैं आपके उनके बारे में लिखिए। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर हमें लोगों के बारे में लिखना है, किसी शख्स के बारे में लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको खुलासा देना है, उसका खाका तैयार करना है अंग्रेजी में, तो कैसे करेंगे? तो मुख्तलिफ अफराद की जो वजाहतें हैं उनको पैराग्राफ के जरिए ही जो है बयान किया जाता है, लिखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से मुझे वजाहत करनी है किसी इंसान की, किसी शख्स की। आप कुछ तासुरात इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मिसालें दी गई हैं कि किस तरह से आप किसी इंसान के डेल डोल के बारे में लिख सकते हैं, वो कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे रंग का है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। या उसकी जो उसके जो बाकी जो उसके खदोखाल है उसके बारे में। पहला आप देखेंगे यहाँ पे वो काफी बूढ़ा है, उसके घने भूरे बाल और झाड़ी वाली मूछें, यानी कि उसके चेहरे से मुंसलिक पहले ही जो है यहाँ पे कुछ जो मालूमात है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहले ही, जिसके बारे में, जिस शख्स के बारे में भी आपसे पूछा गया हो। तो आप शुरुआत ही कर सकते हैं उसके जो डेल डोल है, उसके जो नैन नक्श है, उसको जो है उनको बयान कर सकते हैं, उनका खुलासा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वो काफी बूढ़ा है, उसके घने भूरे बाल और झाड़ी वाली मूछें हैं, यानी कि पहले चेहरे को बयान कर सकते हैं आप। झुरिया, उसके चेहरे पे झुरिया हैं और उसकी पेशानी ऊंची है। तो बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल हर एक चीज को बयान किया गया है कि उसके चेहरे पे जो है झुरियां हैं, पेशानी ऊंची है, उसकी भुएं काफी सयाह हैं, वो बहुत मेहरबान, नरम मिजाज और फनकार लगते हैं। यानी कि उसके बाद उसकी बाकी जो उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी जो शख्सियत की जो जिन क्वालिटीज का वो मालिक है उनको जो है बयान किया, उनको लेकिन बाद में बयान कर सकते। पहला जो है, पहले आप उसके खदोखाल को, उसके चेहरे को, उसके जिस्म के बाकी जो आज़ा है उनको जो है बयान कर सकते हैं कि जैसे उसके हाथ बड़े बड़े हैं, या उसके जो बाजू है बड़े मोटे तगड़े हैं, या इस तरह से छाती बड़ी चौड़ी है, या इस तरह से लंबा लंबा चौड़ा इंसान है। तो इस तरह से जो है आप उन किसी भी इंसान के जो फिजिक है, जिसको फिजिक कहेंगे, जिस्म के बारे में, उसके डेल डोल के बारे में लिख सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि जब उन्होंने ये तस्वीर ली तो उसकी उम्र कितनी थी। वो एक है गोल माइल चेहरा और दोहरी ठोडी, बहुत सी गोभगराली, काले बाल, चमकती दमकती आंखें और बहुत दोस्ताना मुस्कुराहट। यानी कि जो बाकी उनकी जो उनसे मुंसलिक जो बाकी चीजें हैं उनका इस्तेमाल भी उनकी ठोडी के बारे में लिखा गया है। मुस्कुराहट, कैसे वो मुस्कुराते हैं, किस तरीके का चेहरा है, गोल चेहरा है। तो ये सारी जब आप किसी शख्स के बारे में लिखेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगी कि वो किस कदोखाल के मालिक है, कौन सी क्वालिटीज के मालिक है, कौन सी जो उनके पास जो क्या सिफात है उनकी, उन सिफात को जो है आप बयान कर सकते हैं। इसी तरह आगे इन्होंने दिया है और एक मिसाल, जब उन्होंने ये तस्वीर ली तो वो शायद 20 साल की थी। यानी कि तस्वीर को देख के ही इंसान को बयान कर रहे हैं कि शायद 20 साल की थी, अंदाजा लगा रहे हैं। इसके बाल है मुख्तसर और घोबर घाली और बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी रोशन बड़ी आंखें हैं, वो एक पुरसुकून और नफीस शख्स नजर आता है। इसके बाद आगे उसके बड़े कान, लंबी नुकीली नाक, यानी कि बिल्कुल कान, नाक, जितने भी नैन नक्श के इंसान के जो है से मुंसलिक है, उन सबको बयान कर सकते हैं। छोटी आंखें वाला, एक मुरब्बा शक्ल वाला चेहरा है, वो मुकम्मल तौर पर गंजा है और उसके चेहरे पर संजीदा और सख्त नजर है। वो नजर आता है काफी गैर दोस्ताना, यानी कि दोस्ताना वो नहीं है। तो ये इसकी सिफत है, गैर दोस्ताना है। तो ऊपर हमने देखा कि पुरसुकून और नफीस शख्स, तो बाकी सिफात भी जो है इंसान की, उनको हम बाद में जो है आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे अंदाजा लगाया होगा कि इंसान के कदो खाल, उसके चेहरे, उनके नैन नक्श के बारे में पहले जब हम इंसान को, किसी भी शख्स को उसका खुलासा देते हैं, उसका खाका देते हैं, तो पहले उन चीजों को बयान किया जाता है और बाद में उनकी जो बाकी सिफात है, अंदरूनी सिफात है, ठीक है, उनको बाद में जो है हम उनका खुलासा करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन में, आज हम देखेंगे साइलेंट लेटर्स, तलफ़ुज़ में खामोश हरूफ। हमारे बोलचाल में बहुत सारे ऐसे हरूफ आते हैं जहाँ पे हमने देखा है कि बच्चे अक्सर उनको जो है गलत
तरीके से उनका तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ में उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने बोलचाल में जो है बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो हरफ पढ़ना नहीं होता है वही हरफ पढ़ देते हैं और उससे जो है उनकी अंग्रेजी जो है बोलने में जो है उसका असर अच्छा नहीं पड़ता है, एक अच्छा उनका इंप्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए इंसान को, बच्चों को, आपको कि कौन से अल्फाज जो है तलफ़्फ़ुज़ में हमें खामोश रहना चाहिए उनको पढ़ने के दौरान। उनको हमें अपने तलफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल नहीं, हालाँकि लिखने में हम उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम उनका तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, जब हम उनको तलफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल करते हैं, जब अपने बोलचाल में उनको इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन हम उनको उस वक़्त पे उनका जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका खामोशी से उनको छोड़ देते हैं, उनको अपने उस लफ़्ज़ में पढ़ते नहीं हैं। अंग्रेज़ी में आप आम तौर पे एक लफ़्ज़ में तमाम हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं, आपने देखा होगा। कुछ खतूत अल्फाज में खामोश हैं, यानी कुछ लेटर्स जो हैं अंग्रेजी में वो खामोश है, जिनको हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। दूसरे लफ्जों में इनका तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, कहीं पर किया जाता है, कहीं पर नहीं किया जाता और आपको देखना यही है कि कहाँ पर नहीं किया जाता है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उनकी बात सुने एहतियात से और हर लफ्ज़ को दोहराएँ। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन-सा जो हर्फ है, यानी कि कौन-सा जो लेटर है इंग्लिश का, कहाँ पे, किस पोज़ीशन में, किस जगह पे जो है खामोश रखा जाता है, खामोश तलफ़्फ़ुज़ होता है वहाँ पे, खामोश हरूफ उनको कहा जाता है, वहाँ पे उनका इस्तेमाल नहीं होता, तलफ़्फ़ुज़ में उनको खामोश रखा जाता है। यहाँ पे पहले ही जो मिसाल दी गई है, बी इज साइलेंट इन द स्पेलिंग MB एंड BT occurring in the final position in words। जहाँ पे बी आता है, जहाँ कहीं पे भी आप M और B इकट्ठे देखें किसी भी लफ्ज़ में, या फिर बी और टी इकट्ठे देखें किसी लफ्ज़ में, आप कोशिश कीजिएगा वहां पे बी को खामोश रखने की, यानी कि बी का जो साउंड है, जो तलफ़्फ़ुज़ है, आप वहां पे नहीं निकालेंगे। मिसाल मैं आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे बोलती हूँ, यहाँ पे अगर THUMB है तो अक्सर बच्चे इसको थंब पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर हमने देखा लिखा हुआ कि M और B जहाँ पे इकट्ठे आएंगे और B और T जहाँ पे इकट्ठे आएंगे, वहां पे B को नहीं पढ़ा जाता, वो खामोश है। तो इसलिए हम यहाँ पे थंब नहीं, हम थंब पढ़ेंगे, यानी कि बी खामोश है। इसी तरह BOMB बॉम्ब अक्सर हम पढ़ते हैं, ये बॉम्ब नहीं है। जहाँ पे आपने देखा ऊपर मैंने आपको बताया कि M और B जहाँ पे इकट्ठे हो तो वहां पे बी को नहीं पढ़ा जाता, वो खामोश है, तो हम बॉम्ब नहीं, हम बॉम्ब पढ़ेंगे। इसी तरह DEBT हमने ऊपर पढ़ा, BT जहाँ पे इकट्ठे आए वहां पे जो है बी को नहीं पढ़ा जाता, वो खामोश है, तो हम डेप्ट नहीं, हम डेट पढ़ेंगे। DEBT तो है लेकिन बी को पढ़ेंगे नहीं, बी को खामोश रखेंगे, हम डेट पढ़ेंगे। इसी तरह COMB कोम, क्लाइंब, डाउट, डाउट BT है लेकिन पढ़ेंगे बी को नहीं। इसी तरह टोम, टोम्ब नहीं, TOMB इकट्ठे है तो M को पढ़ेंगे, B को छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हुए D is silent in the spelling sequence DJ, जहां पे DJ इकट्ठे आएगा, एक साथ आएगा D और J, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप D को छोड़ देंगे, D को खामोश रखेंगे, सिर्फ J पढ़ेगी। जैसे ADJECTIVE हम अक्सर बच्चे पढ़ते हैं एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता, इसको हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, यानी कि डी जो है उसको खामोश रखा जाता है, खामोश हरूफ है, वहां पे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव। इसी तरह ADJOIN अक्सर बच्चे इसको एडजॉइन पढ़ते हैं, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा डी और जे जहां पे इकट्ठे आएंगे वहां पे डी को खामोश रखना है, तो हम पढ़ेंगे एडजॉइन, एडजस्ट, एडजेसेंट, एडजर्न, तो डी को हमने नहीं पढ़ा। जहां पे आप याद रखेंगे, जहां पे डी और जे इकट्ठे होगा डी को खामोश रखना। इसी तरह जी इज साइलेंट इन द स्पेलिंग सीक्वेंस ऑफ GM और GN। इसी तरह जहां पे GM और GN इकट्ठे आएंगे वहां पे जी जो है, जी का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो खामोश रहेगा। जैसे PHLEGM, फ्लैम, GNARL, तो जी को हम खामोश रखें, हम नाल पढ़ेंगे, गनाल नहीं नाल पढ़ेंगे। इस तरह CHAMPAGNE, फिर से जी और एन देखा आपने इकट्ठे, तो हम जी को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शैंपेन। SIGN
जी को छोड़ देंगे, साइन। इसी तरह PARADIGM, पैराडीम, नैश, पोइनेंट, रिजाइन, नेट, फिजियोनोमी, साइन, नो। तो यहाँ पे आपने देखा जो मैंने सारे अल्फाज पढ़े उनमें मैंने जी का जो है तलफ़ुज़ इस्तेमाल नहीं किया। आगे बढ़ते हुए, H is silent in the spelling sequence of GH and the word final position. H जो है जहां पे GH आप इकट्ठे देखेंगे वहां पे H को हम खामोश रखेंगे। जैसे यहाँ पे गोस्ट, हमने गोस्ट पढ़ा, हमने घोस्ट नहीं पढ़ा, ग ह इकट्ठे नहीं पढ़ा, हमने गोस्ट पढ़ा, घोस्ट नहीं। अगास्ट, अघास्ट नहीं। गेटो, गेटो नहीं। तो हमने यहाँ पे H को साइलेंट रखा और बाकी पढ़ा। K साइलेंट इन दीज वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे अल्फाज आगे दिए गए हैं इन सब में K का जो इस्तेमाल है वो उसका तलफ़ुज़ में हम इस्तेमाल नहीं, हालांकि हम इसको लिखने में इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन तलफ़ुज़ में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे KNEE, नी, K को छोड़ दिया। KNOB, नॉब, K को छोड़ दिया। KNOW, नो, नॉक, नाइफ। इसी तरह L is silent before K and in the word. Final spelling sequences LK and LM. अब देखिए L को जो है हम खामोश रखेंगे जहां पे LK इकट्ठे आएगा और जहां पे LM इकट्ठे आएगा वहां पे हम L को जो है खामोश रखेंगे। L को हम वहां पे उसका तलफ़ुज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे वॉक, हालांकि हम इस्तेमाल करते हैं WALK, L हम लिखते हैं लेकिन L को हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ते हैं वॉक। बाम, टॉक, पाम, फोक, काम। तो आपने देखा जो मैंने पढ़ा, जो अल्फाज मैंने पढ़े आपके सामने उनमें मैंने कहीं पे भी जो L है उसका तलफ़ुज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पे खामोश है। आगे बढ़ते हुए N is silent in the word final spelling sequence MN। अब जहां पे आप MN देखें इकट्ठे लिखा हुआ अल्फाज में वहां पे आप N को छोड़ देंगे, M को पढ़ेंगे, N को छोड़ देंगे। जैसे कॉलम, अक्सर बच्चे पढ़ते हैं कॉलमन, नहीं ये कॉलमन नहीं है। M और N इकट्ठे हैं तो N खामोश रहेगा, आप सिर्फ M को पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कॉलम, कंडम, सोलम। तो N आपने देखा मैंने इसका इस्तेमाल तलफ़ुज़ में नहीं किया। P is silent in the word initial spelling sequences and PN and PS। आप देखेंगे PN जहां पे इकट्ठे होगा, PS जहां पे इकट्ठे होगा वहां पे आप P को पढ़ेंगे नहीं, P का तलफ़ुज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे PNEUMONIA हम पढ़ेंगे निमोनिया, P को खामोश रहने देंगे। इसी तरह PSALM तो हम पढ़ेंगे साम, P को नहीं। PSEUDONYM हम क्या पढ़ेंगे सिडोनिम, P को खामोश तलफ़ुज़ रखेंगे इसका। PNEUMATIC न्यूमैटिक और PSYCHOLOGY हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, P को नहीं पढ़ते। P is also silent in the final spelling sequence PT, for example unkempt। तो P अगर कहीं पे फाइनल स्पेलिंग PT में आता है यानी कि PT लास्ट में आखिर में इकट्ठे किसी अल्फाज में आता है तो वहां पे भी हम P को नहीं पढ़ते। तो इसी तरह हम यहाँ पे अनकैम्प्ड पढ़ेंगे, अनकैम्प्ड नहीं, अनकैम्प्ड, क्योंकि आखिर में PT आता है और P को पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़ते हुए T is silent in when it occurs between S and L and S and E। जब भी कभी आप T को देखें S और L के दरमियान और S और E के दरमियान आप T को ना पढ़ें यानी कि वो खामोश है। जैसे कैसल, लिसन, आप देखेंगे यहाँ पे जो T है वो L और E के दरमियान आ रहा है, S और L के दरमियान आ रहा है। इसी तरह जो T है यहाँ पे वो S और E के दरमियान आ रहा है लिसन में, तो हम ऐसे पढ़ते हैं कैसल, लिसन, रेसल, फासन, फास्टन नहीं फासन, क्योंकि S और E के दरमियान T आ रहा है तो हम इसको खामोश रखेंगे, हम फासन पढ़ेंगे। बसल, ग्लिसन, रेसल। आगे बढ़ते हुए W is silent in the final position in the initial spelling sequence WR and sometimes the initial spelling sequence WH। तो W का इस्तेमाल हम कई कई जगहों पे जो है उनका तलफ़ुज़ का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे सौ,
राइट में पहले ही आप देखेंगे W का इस्तेमाल होता है, लेकिन पढ़ते हम नहीं है, पढ़ने में हम इसका तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। हु, W पहले ही है। रॉ, आखिर में W है तो नहीं पढ़ेंगे। रेस्ट, W पहले है, नहीं पढ़ेंगे। होल, क्लॉ, रिस्ट, हुज, ब्लो, रेक, whom, स्नो, रैप, शो। सो ये W का इस्तेमाल है, जिसे हम कई सारी जगहों पे, कई सारे अल्फाज में, जिसको हम खामोशी, उसका तलफ़्फ़ुज़ खामोश रहता है, हम नहीं इस्तेमाल करते। तो ये आपने आज सीखा कि किस तरह से हम बहुत सारे अल्फाज को, साइलेंट अल्फाज को किस तरह से हम उनका जो है इस्तेमाल नहीं करते, कहाँ पे नहीं करते हैं हम। अक्सर आपने हो सकता है कि आज तक आप कोई अल्फाज गलत पढ़ रहे हो, या फिर किसी साइलेंट यानी कि खामोश हरूफ के जो है तलफ़्फ़ुज़ उनका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आज आप सीख गए कि उनका जो है ऐसी जगहों पे, जैसा मैंने बार-बार दोहराया, मैंने आपको साथ-साथ बताया कि कैसी-कैसी सिचुएशंस में, कैसे-कैसे हालात में, कहाँ-कहाँ पे इकट्ठे जब कुछ हरूफ हों, तो कहाँ पे आपको किसको छोड़ना है, किसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो खामोश रखना है। तो आगे बढ़ते हुए हम दूसरे यूनिट पे पहुंचते हैं। रोजमर्रा के वाकयात को बयान करना, ये आपके दूसरे यूनिट का उन्वान है। इसमें हम साख्त में अगर देखें तो मकासद पहले ही आते हैं, जैसे हर एक यूनिट में आपके मकासद आते हैं, उसके बाद वार्म अप, पढ़ना, फजर से शाम तक आप पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने में आपका एक इबारत आएगी फजर से शाम तक। अल्फाज की तलाश, ग्रामर में आप लिंकर्स का इस्तेमाल सीखेंगे कि लिंकर्स किनको कहते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बोलने में इंटरव्यू लेना, कि इंटरव्यू लेने के वक्त अगर आपको इंटरव्यू लेना है किसी का, तो किन सवालात का आप जो है इस्तेमाल करेंगे। सुनने की एक्सरसाइज में तलबा के लिए टाइम मैनेजमेंट की तजावीज़ दी गई हैं। मुताला की महारतें, कि किस तरह से आप मुताला कर सकते हैं, कि महारतें क्या है। आगे की मंसूबा बंदी करना, तहरीर अपने और दोस्तों के बारे में। इसके बाद तलफ़्फ़ुज़, इंटरव्यू में अक्सर पूछे गए सवालात। आगे बढ़ते हुए मकासद में हम देखते हैं, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नज्म ज़ब्त को बरकरार रखने की अहमियत को जानते हैं, कि हमें अपनी जिंदगी में नज्म ज़ब्त को बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि नज्म ज़ब्त को बरकरार नहीं रखेंगे तो हम एक अच्छी जिंदगी गुजार नहीं सकते, एक पुरसुकून जिंदगी हम गुजार नहीं सकते। जब इंसान की जिंदगी में नज्म ज़ब्त ही नहीं होगा, तो उसको जाहिर सी बात है, उसका सुबह का शाम, शाम का सुबह, उसको कुछ उसका अंदाजा नहीं होगा। तो नज्म ज़ब्त में रहना इंसान का बहुत जरूरी है। एक टाइम शेड्यूल के लिए और अपने वक्त का सबसे ज्यादा मौसर और तामीरी अंदाज करना हैरत अंगेज नताइज पैदा करता है। एक टाइम शेड्यूल के तहत चलना और वक्त का सबसे ज्यादा मौसर और तामीरी अंदाज करना, यानी कि वक्त का आपके पास जो वक्त है, हमारे पास जो वक्त है, अगर हम उसका मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें तो हम हैरत अंगेज नताइज पैदा कर सकते हैं, कि जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता है वो भी फिर हासिल हो जाता है, जब हम वक्त का सही तरीके से जो है इस्तेमाल करें। उस वक्त को एक टाइम शेड्यूल के तहत जो हम जो है उसको, उस वक्त को बिताएं। इस यूनिट में आप एक फूल फरोश के बारे में पढ़ेंगे और उसका रोजाना का मामूल पढ़ेंगे। अच्छी तरह से मुनज़्ज़म तर्ज जिंदगी के फवायद बहुत ज्यादा हैं। उस फूल जो एक इबारत दी गई है उसमें आप एक फूल फरोश के बारे में, एक फूल बेचने वाले के बारे में पढ़ेंगे, कि वो अपना रोजमर्रा का जो काम है वो किस तरह निभाता है, अपना उसका टाइम शेड्यूल क्या है, किस तरह से वो जो है अपनी सुबह से लेके शाम तक एक ही शेड्यूल के तहत जो है अपना काम करता है, और अपनी जिंदगी में किस तरह से अब कामयाब जो है अपने उसी वक्त को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से होता है। तो वार्म अप में हम देख रहे हैं, ये दुनिया उन लोगों की मदद से चलती है जो वो करते हैं जो उनकी मुलाजमतों की जरूरत होती है। यानी कि ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चलती, हमारी जो दुनिया है वो खुद ब खुद नहीं चलती। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुलाजमतें हैं, और वो अपनी मुलाजमतों की जरूरत से चलते हैं, तभी हम चलते हैं। मिसाल के तौर पे हम सुबह उठते हैं, नानवाई के पास रोटी लेने जाते हैं, और नानवाई का काम है रोटी बना के रखना, दूध वाले का काम है दूध हमारे लिए तैयार रखना, सब्जी फरोश का काम है हमारे लिए सब्जियां तैयार रखना। अगर वो लोग अपने इस काम को सही तरीके से या सही वक्त पे ना करें, क्या हम अपने दफ्तरों को वक्त पे जा सकते हैं? क्या हम अपने स्कूलों को वक्त पे जा सकते हैं? क्या हम अपने रोजमर्रा का काम सही वक्त पे कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
उन्हें वो अपने वक्त का मौसर तरीके से इंतजाम करते हैं और मुस्तकिल मिजाजी और बाकायदगी के साथ जाते हैं। आप देखते हैं कि हर रोज आप जिस वक्त दूध वाले के पास जाते हैं या दूध वाला हमारे ही घर आता है दूध का, इसका एक बना हुआ होता है एक शेड्यूल की, बिल्कुल वो एक ही वक्त पे आता है। अखबार वाला एक ही वक्त रोज अखबार दे के जाता है। उनके काम के बारे में इंतहाई नज्म ज़ब्त के साथ किसी के बारे में सोचो, कोई भी, ये एक न्यूज रीडर हो सकता है, अखबार का डिलीवरी बॉय, डाकिया हो सकता है, आपका उस्ताद हो सकता है, बाजार में कसाब, कोई भी, जिनसे मैंने अभी आपको मिसालें दी कि इनमें से कोई भी हो सकता है। अब उनका जो है उनके बारे में सोचिए कि किस तरह से वो अपना काम, अपने फराइज जो है अंजाम देते हैं। अगर उनमें से कोई भी वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल ना करे, यानी कि वो अपने फर्ज या फिर अपने फराइज से कोताही करता है, और आम लोगों को उससे दुश्वारी का सामना होगा। आम लोग जो है, जो बिल्कुल सुबह अलग सुबह उठ के वक्त पे रोटी लाते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, उनको स्कूलों को भेजते हैं, अगर उनको रोटी वक्त पे ना मिले या उनको सुबह का दूध वक्त पे ना मिले, उनको सब्जी वक्त से ना मिले, तो क्या होगा उनकी जिंदगी में? क्या वो बाकायदगी से अपने काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पढ़ने में आप देखेंगे सुबह से शाम तक की इबारत उन्वान के तहत आपको दी गई है। जल्द सोना और जल्द उठना जैक को सेहतमंद, अमीर और अक्लमंद बनाता है। मेरी जिंदगी इस तस्वर के गिर्द घूमती है और मैं सुबह के 6 बजे करीब बेदार होता हूँ, अलार्म क्लॉक बंद करता हूँ और बिस्तर से बाहर निकलता हूँ। डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स का एक अच्छा गर्म कप पीने के बाद चाय और दोपहर का खाना तैयार करते हुए मैं इस दिन मेरे लिए का सामना करने के लिए निकला जो महफूज है। मैं पेशे के लिहाज से एक फूल फरोश हूँ और खुद मुलाजिम हूँ। एनोवस्त में शहर की हलचल मेरी एक छोटी सी दुकान है जिसमें फूलों का जखीरा है, जिसे फ्लोरा फौना कहते हैं। यानी कि ये अपने बारे में बताता है कि सुबह उठते कितने बजे है, ये इनकी दुकान कहाँ पे है, क्या इनका शेड्यूल है, किस तरह से सुबह 6 बजे उठते हैं, आगे क्या करते हैं। 7:30 के करीब मैं सस्ते दामों खूबसूरत ताजा फूल खरीदने के लिए मजाफाती इलाकों में जाता हूँ ताकि वहां मुनासिब निरखों पर मजीद वैरायटी मिल सके। जैसे ही मैं शहर पहुंचता, ये अब वो नहीं रहा जैसा कि मैंने इसे छोड़ा था। ये सरगर्मी के साथ हलचल है। मेरी दुकान पर मेरे मावनीन हामिद और अब्दुल इसे खोलने और खूबसूरत फूलों से सजाने में मेरी मदद करें। मेरी तरफ से खरीदा घड़ी के 9 बजते ही मेरी दुकान के शटर ग्राहकों के साथ खुल जाते हैं। शहर भर से एंडील रही है। खवातीन अपनी सजावट के लिए फूल खरीद रही हैं। रंगीन फूलों वाले घर तलबा अपने असातिज़ा या साथी को तोहफा देना चाहते हैं। दुकानदार थोड़ी सी बातचीत करने या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीदने के लिए आते हैं, बीवियों या माएं। लेकिन हर मुतबादिल दिन में सबसे पहले दाखिल होने वाली मिसेस बोस दी है, मेरे मोहल्ले के एक छोटे लड़के की दादी, जिसे सुमीत कहते हैं, जो हमेशा खरीदती है। फजंद के साथ सफेद गुलाब मेरे लिए दोपहर का खाना ग्राहकों के लिहाज से तकरीबन 2:30 या 3 बजे शुरू होता है। मेरा दोस्त जोसेफ, जो मेरे साथ वाली दुकान पर काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बेचता है, दोपहर के खाने में मेरे साथ शामिल होता है। क्योंकि दोपहर के वक्त सारिफिन की तादाद कम हो जाती है, ऊपर की चमकती हुई धूप में हमने अच्छी बातचीत भी की। मैं शाम 8:30 बजे के करीब शटर बंद करने के बाद दुकान बंद करता हूँ और अपने मावनीन को अलविदा कह रहा हूँ। मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाता हूँ। मैं अपनी तैयारी करता हूँ। रात का खाना, जो आमतौर पर मेरे दिन का सबसे हल्का खाना होता है, 10 बजे देखने के बाद, खबरें देखने के बाद मैं रात के लिए रिटायर होने के लिए टीवी बंद करता हूँ, अगरचे मेरा दिन जल्द शुरू होता है। मैं देर से समेटता हूँ। मुझे अपना काम पसंद है और मैं चाहता हूँ अपने कारोबार को बढ़ाना जारी रखें। अपने दुनियावी मामूल के बावजूद मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तोहफा दिया है। जिंदगी में वक्त की पाबंदी और काम में बाकायदगी पर यकीन रखता हूँ। इसके साथ साथ मैं भी मानता हूँ ईमानदारी और खुलूस में, इसलिए शदीद मैं कामयाब हूँ। सबसे बढ़कर मैं अपने तमाम रंगों और शक्लों में फितरत से घिरा होना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो
एक इबारत दी गई थी एक फूल फरोश के बारे में कि वो किस तरह से अपना दिन की शुरुआत करता है, दिन में क्या कौन से काम करता है बिल्कुल अपने मुकर्रर औकात पे, और फिर दिन का जो इख्तिताम है वो कैसे करता है। आगे कुछ सवाल दिए गए हैं। मुसन्निफ किस किस्म का काम करता है? कौन इससे बाकायदगी से फूल खरीदता है? वो क्या खरीदता है? दुकान का नाम क्या है? आपको क्या लगता है कि मुसन्निफ एक समाजी शख्स है? आपके जवाब की तायीद के लिए मुतन से जुमला। घर पहुंचने के बाद मुसन्निफ कैसे आराम करता है? मुसन्निफ फूल खरीदने के लिए मुज़ाफ़ात में क्यों जाता है? मुसन्निफ का फ़लसफ़ा हयात क्या है, यानी कि उसको जिंदगी का देखने का फ़लसफ़ा क्या है, जो हमने बयान किया इसमें कि वो अगर जिंदगी को देखता है तो किस तरह देखता है, क्या चाहता है वो जिंदगी से। हमने देखा कि जिंदगी से वो बहुत ही एक गहरा ताल्लुक है उसका, वो बिल्कुल जो है उसकी मनफी सोच नहीं है, बिल्कुल मस्बत सोच है उसकी, बहुत मस्बत सोचता है, अपने वक्त पे मुकर्रर वक्तों पे उठता है, बाजारों में जाता है, फूल खरीद कर लाता है मुनासिब नरखों पे, क्योंकि उसको पता है कि सवेरे जाऊंगा तो मुनासिब नरखों पे फूल मिलेंगे, फिर अपनी दुकान पे वापस आता है, अपने मुलाजमों के साथ काम करता है, वक्त पे खाना खाता है, अपने घर को शाम को वक्त पे जाता है, वक्त पे जो है हर काम करता है, और खुद ही आपने देखा कि कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हूँ और खुश हूँ। और उसकी कामयाबी और खुशी का राज जो है वो यही है कि वो हर एक काम को जो है बाकायदगी से करता है, अपनी हर एक जो जिंदगी की दिन की हरकत है वो उसकी वक्त के मुताबिक होती है, वक्त से उधर इधर नहीं होती। अगर वक्त का वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता तो इतना कामयाब नहीं होता। मान लो अगर वो सुबह के वक्त की बजाय दोपहर को फूल खरीदने जाता तो उसका नुकसान हो जाता, उसको मुनासिब नरखों पे फूल नहीं मिलती, उसके ग्राहकों को वक्त पे फूल नहीं मिलते, वो ग्राहक चले जाते, तो ऐसे में वो कामयाब नहीं होता। तो अपनी वो कामयाबी का जो सारा सेहरा है वो बांधता है किसको? अपनी जो बाकायदगी से वो काम करता है, वक्त के मुताबिक जो उसके काम होते हैं उसी हिसाब से। तो आपके लिए ये इबारत इसलिए है ताकि आप भी जो है इससे ऐसी ही नज्म ज़ब्त का जो है मुजाहरा करें, ऐसे ही नज्म ज़ब्त को जो है अपनी जिंदगी में शामिल करें। सुबह के उठने से लेके शाम के सोने तक एक प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएं जिसके तहत आप अपने सारे काम करेंगे, वक्त पे खाएंगे पिएंगे, अपने दोस्तों अहबाब से मिलेंगे, उनको भी, अपने वालिदैन को भी वक्त देंगे, अपनी जो पढ़ाई है लिखाई है मुताला भी वक्त पे करेंगे, ताकि आप भी जो है अपनी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह से कामयाब हो सके। आगे जो आता है हमारे पास वो है बोलना, इंटरव्यू करना। तसव्वुर करें कि आप एक तालिब इल्म है और आपसे फ्लोरिस्ट का इंटरव्यू लेने को कहा गया है। तो आप एक तालिब इल्म है, आपको ऐसे ही किसी फ्लोरिस्ट का यानी कि फूल बेचने वाले का जो है इंटरव्यू लेना है। अपने कॉलेज मैगजीन के बारे में पढ़ें, तकरीबन 6 सवालात की फहरिस्त बनाएं कि आप इससे पूछना चाहेंगे। कुछ सवालात इसके बारे में हो सकते हैं रोजमर्रा का मामूल और दीगर किसी भी चीज के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। मिसाल, आप किस किस्म के फूल रखना पसंद करते हैं, यानी कि आपको तसव्वुर करना है कि आप एक तालिब इल्म है, आपको फ्लोरिस्ट का इंटरव्यू लेना है, तो उस फ्लोरिस्ट का इंटरव्यू आप किस तरीके से लेंगे? आपको अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए उसके इंटरव्यू की जरूरत है, तो आपको अपने पास एक फहरिस्त तैयार करनी है कि मैं कौन से सवालात जो है इस फ्लोरिस्ट से पूछूंगा या पूछूंगी। तो मिसाल के तौर पे आप इन सवालात को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप किस किस्म के फूल रखना पसंद करते हैं, आपने ये इंतखाब क्यों किया। अगर वो किसी फूल का कहते हैं कि जी मुझे गुलाब के फूल पसंद है या मुझे गेंदे के फूल पसंद है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ये इंतखाब क्यों किया। या फिर आप उनसे पेशे का इंतखाब पूछ सकते हैं कि आपने फ्लोरिस्ट बनना ही पसंद क्यों किया, आपने यही पेशा क्यों चुना, आप फूल खरीदने कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास सवालात है। सुनने में वक्त के इंतजाम के नुकात तलबा के लिए, तो सुनने में एक और एक्सरसाइज है आपके जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुनने को लेके। तो उसके आगे हम चलते हैं मुताले की महारतें। तो मुताला जब आप करते हैं, आगे की मंसूबा बंदी करना, मुताले की कैसी महारतें, कौन सी महारतें, ये जिंदगी फिर कभी नहीं आएगी, ये कीमती और नाकाबिल तलाफी है, पछतावे के बगैर जीने के लिए हमारे लिए ठोस मकसद का होना बहुत जरूरी है, और मुसलसल अपने लिए अहदाफ और चैलेंज तय करते हैं। हम भी इतना ही अहम है कि हम मखसूस अहदाफ की तरफ बढ़ते रहते हैं, मुस्तकिल और मजबूती से, एक वक्त में एक कदम।
आप कैसे फैसला करते हैं कि पहले क्या करना है? आप अपने मकासद को कैसे एडजस्ट करते हैं? ये वो जगह है तरजीह देना, ये वो जगह है तरजीह देना कहते हैं। आपके तमाम मकासद अहम हैं, लेकिन आप इन पर काम करना नामुमकिन है। इन सबको एक ही वक्त में आपको फैसला करना होगा कि आपको कौन से अहदाफ हासिल करने की जरूरत है, यानी कि फौरन। लिहाजा आप अपने लिए को ये यकीनी बनाना होगा कि बुनियादी तौर पर क्या अहम है आपके लिए, पहले सबसे पहले क्या अहम है, उसके बाद क्या अहम है। मकसद पर तवज्जो मरकूज करें, लचकदार बने, मकसद पर जाए। हरकत करते हैं तो आपको बाज़ औकात अपने मकासद को तब्दील करने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि आपकी जिंदगी में जो है आपको देखना है कि सबसे ज्यादा तरजीह मुझे किस चीज को देनी है, उसके बाद जो है तरजीह किस चीज को जाएगी। और आपके जो मकसद है उन पर अगर आपको लगता है कि मुझे अपने हरकत में लचक लाने की जरूरत है, तब्दीली लाने की जरूरत है, तो आप तब्दीली भी ला सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डेवलपिंग स्पेसिफिक गोल, स्मार्ट गोल्स। आपकी जो जिंदगी के मकासद होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक यानी कि मखसूस होने चाहिए। मेजरेबल यानी कि आपको पता होना चाहिए, जान सकते होने चाहिए आप। अटेनेबल यानी कि ऐसे मकसद आपको रखने हैं, ऐसे मकासद रखने हैं जिनको आप हासिल कर सकते हैं। रेलेवेंट होने चाहिए, यानी कि आपकी जिंदगी से मुंसलिक होने चाहिए। टाइमली और ट्रैकेबल होने चाहिए, यानी कि जो वक्त पे जो है उन मकासद को पूरा किया जाए, को ट्रैक किया जाए, ऐसे मकासद होने चाहिए। जब आप अपने अहदाफ लिख रहे हो तो बराह करम मुख्तसरन पॉइंट्स में लिखें। आपको जरूरत है कि मुकम्मल जुमलों में ना लिखें। इस वक्त की निशानदेही करना एक अच्छा ख्याल है कि आप काम के लिए जाएंगे। तो जब भी आप अपने अहदाफ लिखें, यानी कि अपनी जिंदगी के मकसद लिखें, तो कोशिश करें कि उनको मुख्तसरन पॉइंट्स में लिखें कि आपके अहदाफ क्या है। उनको जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े जुमलों में ना लिखें। एक अच्छे जो है आपके जो अहदाफ हैं उनकी निशानदेही करें कि क्या मेरे अहदाफ जिंदगी के हो सकते हैं या क्या होने चाहिए, उनके बारे में लिखें। तो आगे बढ़ते हुए हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इंटरव्यू के लिहाज से। ये इंटरव्यू के अक्सर पूछे जाने वाले 10 सवाल हैं जिनकी आप तवक्का कर सकते हैं। आप जवाबात की मश्क भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी जगह जाएं तो अक्सर जो आपको सवाल पूछे जाते हैं वो ये है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं, आगे जो है किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी मुलाजमत के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अक्सर जो है वहां पे पूछे जाने वाले सवाल जो है वो आपके पास दिए गए हैं। आप इनका जो है अच्छी तरह से इनको तैयारी कर सकते हैं और इनके जवाबात भी, उनकी भी फहरिस्त बना सकते हैं कि आप किस सवाल में कौन से जवाब देंगे। तो पहला ही सवाल है, आप मुझे अपने बारे में क्या बता सकते हैं। दूसरा, क्या आप अपनी ताकतों की फहरिस्त दे सकते हैं। आप में क्या कमजोरियां हैं, यानी कि ताकतों के साथ साथ आपको इंटरव्यू में आपकी कमजोरियां भी पूछी जा सकती हैं। मैं आपको मुलाजमत देने पर क्यों गौर करूं, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है और आपको तैयार रहना है कि मैं क्या जवाब दूं, जवाबन में क्या कहूं मैं कि वो मुझे मुलाजमत क्यों दे। अब से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, यानी कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि अगर आप इस जॉब के लिए आपको रखा जाए तो 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं, यानी कि आप कितने सक्सेसफुल, कितने कामयाब अपने आप को तस्वीर करते हैं, कितना कामयाब अपने आप को देखते हैं। आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं, आपकी तनख्वाह की तवक्का क्या है। ये सवाल अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आपकी तनख्वाह की तवक्का क्या है। तो इसमें आप जो है बड़ी बारीकी से इसका जवाब देंगे। ऐसा ना हो कि ये अक्सर सवाल इसलिए पूछा जाता है कि ताकि आप अपनी जो है आपको एक इंसान को पता होता है कि मेरा मादा क्या है। ना तो इंसान को कम तनख्वाह की तवक्का करनी चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा। तो ये सवाल जो है अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। आपको क्या हौसला देता है, यानी कि कौन सी चीज जो है आपको हौसला देती है, अक्सर ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एक अच्छा टीम प्लेयर क्या बनाता है, यानी कि अगर आपको किसी टीम में रखा जाए काम करने के लिए तो आपसे आप क्या बनाएंगे, एक टीम प्लेयर के लिहाज से आप क्या बनाएंगे। क्या कुछ है जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे, कि कभी कभार इंटरव्यूअर जो है आपसे भी पूछ सकता है कि बताएं आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो इस चीज के लिए भी आपको जो है तैयार रहना है कि आपको इंटरव्यूअर से क्या पूछना है, क्या चाहते हैं जो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था 2 यूनिट्स पे मुश्तमिल था। हमने देखा कि
आज आपने PGLA 135 में जो कि मबनी है इंग्लिश इन डेली लाइफ अंग्रेजी रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी पे, उसमें आपने आज 2 यूनिट्स का जो है मुताला किया, फैमिली और फ्रेंड्स, डिस्क्राइब डेली इवेंट्स। तो इसी के साथ हम आपसे जो है अलविदा चाहते हैं अगले लेक्चर तक। अस्सलाम वालेकुम।